नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर, व्यवस्थापिका के पतन के या व्यवस्थापिका के प्रभावहीन होने के कारण। हम बहुत से कारण जान चुके हैं कि व्यवस्थापिका क्यों प्रभावहीन होती जा रही है, क्यों इसका पतन हो रहा है, क्या कारण है। तो जो विभिन्न कारण हमने जाने हैं, जो समझे हैं, उन्हीं के श्रृंखला में कुछ कारण और जो बाकी रह गए थे उनका हम आज अध्ययन करेंगे। आपको अच्छी तरह पहले बता दिया गया, सरकार के 3 पार्ट होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसमें से व्यवस्थापिका जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। व्यवस्थापिका क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं। इसी संदर्भ में व्यवस्थापिका के जो पतन के कारण है, व्यवस्थापिका की कार्य भूमिका जानने के बाद हम पढ़ रहे हैं व्यवस्थापिका के पतन के कारण। इन्हीं संदर्भ में आप ये पढ़ चुके ही हैं, कार्यभार अधिकता समय की कमी। ये जो सामने आपकी स्लाइड में लिखे हुए, ये आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। इसी संदर्भ में ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है कि क्या प्रमुख कारण होते हैं व्यवस्थापिका के पतन के, जिनके कारण व्यवस्थापिका प्रभावहीन हो रही है। तो ये इन्हीं की शरण आगे जो मेन और कुछ कारण है, वो प्रमुख कारण ये है। व्यवस्थापिका के पतन के कारणों में अगली जो कड़ी है वो इस प्रकार है। कार्यपालिका द्वारा निम्न सदन को भंग करने का अधिकार। आपको अच्छी तरह कई बार पढ़ा दिया गया है कि विश्व में जनरली 2 प्रकार की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, 2 प्रकार की सरकारें होती है, 2 प्रकार की संसदात्मक शासन प्रणाली और दूसरी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको यह भी पता है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों अंतर संबंधित होते हैं। व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका में आते हैं, लेकिन कार्यपालिका तब तक अपने पद पर रहती है जब तक कि उसका व्यवस्थापिका में निम्न सदन में बहुमत रहता है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति जब नई सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री को एवं मुख्यमंत्री परिषद को कहते हैं वे आपको विश्वास मत साबित करना है। कई बार ऐसा होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के टाइम कि संसद के या व्यवस्थापिका की निम्न सदन, जिसको हम लोकसभा बोलेंगे भारत के संदर्भ में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसमें कार्यपालिका का बहुमत समाप्त हो जाता है। विभिन्न गठबंधनों की सरकार हो तो गठबंधन टूट जाता है, या कुछ लोग अविश्वास मतलब प्रधानमंत्री उसके मंत्रिपरिषद के खिलाफ हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कार्यपालिका का बहुमत समाप्त हो गया तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। लेकिन कार्यपालिका के पास एक और पावर है, वो है वो निम्न सदन को भंग करने का अधिकार। अगर कार्यपालिका का बहुमत समाप्त हो गया तो कार्यपालिका को त्यागपत्र देना पड़ेगा, तो दूसरी सरकार आएगी दूसरे बहुमत की। लेकिन कार्यपालिका चाहे तो दूसरे को बहुमत साबित करने से पहले राष्ट्रपति द्वारा निम्न सदन को भंग करवा सकती है। यानी कि कार्यपालिका के पास निम्न सदन को भंग करने का अधिकार है। भारत में उच्च सदन, राज्यसभा तो स्थायी सदन है। प्रति 2 वर्ष पश्चात, हर 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं, 6 साल के लिए चुनकर आते हैं और उनमें निरंतरता बनी रहती है। लेकिन निम्न सदन का फिक्स टाइम 5 साल है। 5 साल से पहले भी कार्यपालिका चाहे उसका बहुमत हो, मान लीजिए कार्यपालिका कार्य कर रही है, 5 साल बाद चुनाव होने, लेकिन कार्यपालिका को लगता है कि नहीं, हमें तो पहले ही चुनाव कराना है, तो वो निम्न सदन को भंग करवा सकती है। निम्न सदन को भंग करने का अधिकार है, वो राष्ट्रपति को लिखकर दे सकते हैं। तो ये जो कार्यपालिका द्वारा निम्न सदन को भंग करने का अधिकार है, एक ऐसा शक्तिशाली हथियार है कार्यपालिका के पास, जिसके द्वारा वो निम्न सदन को संचालित एवं नियंत्रित करती है। इसके कारण हम कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका प्रभावहीन हो रही है। इस प्रकार मैं वापस इसको निष्कर्ष के रूप में इस पॉइंट को आपको क्लियर करना चाहूंगा कि संस्थात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में कार्यपालिका का यह अधिकार होता है कि वह व्यवस्थापिका के लोकप्रिय प्रथम सदन को भंग करने का परामर्श, कार्यपालिका के अधिकार होता है कि व्यवस्थापिका के लोकप्रिय प्रथम सदन, अर्थात भारत के संदर्भ में बात करें तो लोकसभा को भंग करने का परामर्श कौन देगा? प्रधानमंत्री।
एवं उसकी मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री द्वारा, और आदेश कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की तो कार्यपालिका है। परामर्श प्रधानमंत्री देंगे और राष्ट्रपति आदेश देकर नियमन सदन को भंग कर सकते हैं। यह अधिकार है कार्यपालिका को संस्थात्मक संरचना वाले देशों में। अपने इस विशेष अधिकार के बल पर, ये इस जो स्पेशल पावर मिली हुई कार्यपालिका को, इसके बल पर कार्यपालिका सभी उचित अनुचित विषयों पर व्यवस्थापिका का समर्थन प्राप्त करती रहती है, वरना लोकसभा को भंग कर दिया जाएगा। ये डर बना रहता है लोकसभा के सदस्यों में। कुछ विद्वानों की यह मान्यता भी है, कुछ विद्वान, कुछ थिंकर्स ये मानते हैं कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर अपनी इस तलवार के बल पर प्रभुत्व रखने की स्थिति में हो गई है। तो ये महत्वपूर्ण अधिकार है। उसी प्रकार अगली जो है हम कहेंगे जो कारण जो हम बताना चाहेंगे वो है आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर्स। भारत के राष्ट्रपति को आपने पढ़ा होगा। जब भारत के राष्ट्रपति को हम पढ़ते हैं तो भारत के राष्ट्रपति की जब शक्तियां, पावर्स एंड फंक्शंस आपने पिछली क्लास में पढ़ी होगी, तो भारत के राष्ट्रपति की जो पावर्स एंड फंक्शंस है उसमें दो प्रकार के हैं, सामान्य राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर्स और जनरल टर्म्स में जो पावर्स होती है। तो जो इमरजेंसी पावर्स है, ये इमरजेंसी पावर्स में कार्यपालिका मतलब शक्तिशाली हो जाती है। इमरजेंसी पावर्स, अब भारत के संविधान के संदर्भ में बात करें तो 3 अनुच्छेद हैं, 3 आर्टिकल 356, 360 और 352। तीनों आर्टिकल इमरजेंसी पावर से रिलेटेड है भारत के संदर्भ में। और इन तीनों आर्टिकल, इमरजेंसी का मतलब है अगर देश में इमरजेंसी लागू की जाती है, इसका मतलब है कि व्यवस्थापिका की शक्तियां गौण हो गई है और कार्यपालिका सर्वेसर्वा हो गई है। कार्यपालिका के आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान, कार्यपालिका के आपातकाल के दौरान सभी शक्तियों को अपने हाथ में लेने के अधिकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य न करने पर या बहुमत प्राप्त न होने पर व्यवस्थापिका को भंग करने के अधिकार ने व्यवस्थापिका की प्रतिष्ठा को अत्यंत नुकसान पहुंचाया है। विद्वान कहते हैं कि जो आपातकालीन शक्तियों में आपको अच्छी तरह आर्टिकल 352 है, उसमें तो इसका सारी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हो जाती है। तो जो ऐसी स्थिति आपातकालीन शक्तियां 360 भारत में लागू नहीं हुआ, 352 लागू हो चुका है, 356 तो बहुत बार लागू होता रहता है। 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, दुरुपयोग होता है, कई बार व्यवस्थापिका को भंग कर दिया जाता है। तो ये जो आर्टिकल है आपातकालीन शक्तियां, इन आपातकालीन शक्तियों के प्रावधानों ने व्यवस्थापिका की शक्तियों को गौण बनाया है, प्रभावहीन बनाया है। और स्पेशल रूप से मतलब कार्यपालिका आपातकालीन शक्तियों के दौरान सर्वोच्च कार्यकारी संस्था बन जाती है, जो सरकार के अन्य अंगों के अधिकारों का अतिक्रमण कर लेती है। आपातकाल में स्पेशल पावर्स मिल जाती है व्यवस्थापिका को। इसी प्रकार अगली है न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यूज। देखो, जुडिशियल रिव्यू जो है, ये जुडिशियल रिव्यू का जो अधिकार है क्या होता है? व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानूनों का, विधानों का, नियमों का न्यायपालिका भी अवलोकन कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। और उस रिव्यू के दौरान अगर न्यायपालिका इस निष्कर्ष पर पहुंचती है न्यायपालिका कि व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानून संविधान के खिलाफ है, या इन्होंने संविधान का अतिक्रमण किया है, या संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं है, तो वो उस कानून को अवैध शून्य घोषित कर देती है। यानी कि जो व्यवस्थापिका को कानून बनाने का अधिकार है, उस कानून को ही शून्य घोषित कर देती है न्यायपालिका। इस प्रावधान के कारण व्यवस्थापिका की शक्तियां भी गौण हुई है। यह न्यायपालिका को शक्ति प्राप्त है संविधान के द्वारा। भारत के संदर्भ में भी अगर हम बात करें कि वह व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए विधानों को संविधान के प्रावधानों के अनुसार पुनरावलोकन करती है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार पुनरावलोकन करती है न्यायपालिका। और अगर संविधान के अनुसार उचित नहीं है, और यदि वह संविधान के अनुसार न हो, तो उन्हें निरस्त कर देती है व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानूनों को भी। ठीक है, व्यवस्थापिका की इस शक्ति ने व्यवस्थापिका की विधान बनाने की शक्ति, व्यवस्थापिका की शक्ति ने व्यवस्थापिका की विधान बनाने की शक्ति, सक्रियता व इच्छा को कुछ हद तक कम कर दिया है, क्योंकि व्यवस्थापिका को विधान के निरस्त हो जाने का डर रहता है, जो उसकी सारी मेहनत को बेकार कर देता है। ठीक है, सरकार ने 2015 में भारत के संविधान के 99वें संविधान संशोधन द्वारा एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की थी, जिसे उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। एग्जाम्पल दिया गया आपको कि लेटेस्ट 2015 में सरकार ने 2015 में संविधान के 99वें संशोधन अधिनियम द्वारा एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की थी, जिसने भारत के सुप्रीम कोर्ट ने
असंवैधानिक घोषित कर दिया, तो वो नियुक्ति नहीं हो पाई। इस प्रकार न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो बहुत महत्वपूर्ण ऐसा प्रोविजन है जिससे व्यवस्थापिका की शक्तियां प्रभावी होती है, गौण होती है। इसी संदर्भ में एक और आपका जो है टॉपिक, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में कार्यपालिका का प्रभुत्व है। इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल विभिन्न देशों के पारस्परिक संबंधों में कार्यपालिका का प्रभुत्व रहता है। उस मैटर्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल मैटर्स में जो प्रमुख निर्णय लेने का अधिकार होता है वो भारत में कार्यपालिका को ही होता है। तो कार्यपालिका इस अपने शक्ति के कारण शक्तिशाली हो जाती है और व्यवस्थापिका गौण होती है। वुड्रो विल्सन ने जब वुड्रो विल्सन जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने और जिसने हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जन्मदाता के रूप में मानते हैं, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, जिन्होंने 1887 में आर्टिकल लिखा। आप अच्छी तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विद्यार्थी अच्छी तरह जानते हैं। तो जब वो अमेरिका में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर थे पहले वो, तो उन्होंने कार्यपालिका शक्ति के महत्व को बढ़ाने में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भूमिका को स्पष्ट करते हुए लिखा था। कार्यपालिका की शक्ति के महत्व को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की संबंध बढ़ाने में, मतलब कार्यपालिका की शक्ति को बढ़ाने के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भूमिका को स्पष्ट करते हुए वुड्रो विल्सन ने क्या लिखा था? प्रोफेसर अशोक शर्मा ने अपनी बुक में बात लिखी। उन्होंने लिखा था, वुड्रो विल्सन ने, कि यह एक शाश्वत सत्य है, कि जो देश, यह एक शाश्वत सत्य है कि जो देश विदेशी मामलों में उलझता जाता है त्यों कार्यपालिका शक्तिशाली होती जाती है। जो देश विदेशी मामलों में उलझ जाएगा तो उन विदेशी मामलों में निर्णय लेने का, सब कुछ डिसाइड करने का अधिकार कार्यपालिका का हो जाता है। तो जो विदेशी मामलों में देश उलझता जाएगा तो उसके संबंध में कार्यपालिका की जो शक्ति है वो बढ़ती जाती है। विल्सन की जो ये बात है इतने सालों पहले लिखी गई थी, अब विल्सन की जो बात है बहुत साल पहले लिखी है, अब बहुत सही हो गई है। पहले लिखी थी उन्होंने, देखो वो बात आज सही हो रही है। वस्तुतः विदेशी संबंधों का संचालन एक ऐसा क्षेत्र है, इंटरनेशनल रिलेशन बनाए रखने का जो क्षेत्र है वो एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ये व्यवस्थापिका यदा कदाई अपनी भूमिका निभा पाती है। व्यवस्थापिका अपना रोल नहीं निभा पाती है विदेशी संबंधों के मैटर में। ठीक है, विदेशी संबंधों का जो मैटर है पूर्ण रूप से कार्यपालिका का होता है। इस कारण व्यवस्थापिका की शक्तियां गौण होती है। ये भूमिका भी जब कार्यपालिका द्वारा कुछ निश्चित हो जाए, व्यवस्थापिका कब रोल अदा करती है? जब कार्यपालिका निश्चित कर लेती है सीमाएं, तब कुछ संधियों को, समझौतों को इत्यादि का अनुमोदन करने तक ही सीमित है व्यवस्थापिक शक्तियां। अगर किसी एक देश से दूसरे देश के बीच कार्यपालिका ने संधियां की है, समझौता किया है कुछ, तो उनका अनुमोदन, केवल अप्रूवल व्यवस्थापिका का दायित्व होता है। स्पष्ट है कि व्यवस्थापिका इस क्षेत्र में कार्यपालिका से बहुत पिछड़ गई है। इस प्रकार जो ये है व्यवस्थापिका के प्रभावी होने के कारण उसमें कार्यपालिका द्वारा निम्न सदन को भंग करने का जो अधिकार है, आपातकालीन शक्तियां है और न्यायिक पुनरावलोकन की जो प्रावधान है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध कार्यपालिका का प्रभुत्व है, इन विभिन्न कारणों से व्यवस्थापिका की बजाय कार्यपालिका शक्तिशाली होती है और व्यवस्थापिका की भूमिका गौण होती है। इनके अलावा कुछ और भी कारण है, कुछ और भी जिन्हें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और उन कारणों के साथ हम मूल्यांकन में आएंगे कि व्यवस्थापिका जो है वो क्यों प्रभावी है या नहीं और क्या इसकी स्थिति है। तो आज की क्लास का ले बस इतना ही।